हिटलर्स राइज टू पावर। अब इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि जो हिटलर है वो किस तरीके से बहुत ज़्यादा पावरफुल बना, किस तरीके से वो मेन लीड में आया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें ये देखा कि जर्मनी की हालत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हाइपर इन्फ्लेशन हो चुका था। यूएसए में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट पड़ा, तो डेफिनेटली जर्मनी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ा और वो अफेक्ट और ज़्यादा जर्मनी के ऊपर देखने मिला बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। लोग जो हैं वो जॉबलेस हो चुके थे, फैक्ट्रीज बंद हो रही थी, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे थे, तो मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। अब इस पूरी सिचुएशन में हिटलर जो है वो एक मसीहा बन के निकल के आएगा। अब कैसे सब कुछ हुआ वो हम इस सेक्शन में देखेंगे। The crisis in the economy, polity and society formed the background to the Hitler's rise to power. अब मैंने जस्ट आपको बताया कि जर्मनी में जो कुछ भी चल रहा था, जर्मनी की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, लोगों के पास जॉब नहीं थी। इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब पॉलिटी मतलब जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो वीएमआर रिपब्लिक थी वो एक पावरफुल या फिर एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बन के नहीं निकली थी, वो एक अच्छी गवर्नमेंट साबित नहीं हुई थी, वो एक वीक और फ्रेजाइल गवर्नमेंट थी। एंड सोसाइटी, और उस टाइम पे सोसाइटी में भी अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे, अलग अलग लोगों के विचार थे। कुछ लोग जो है वो वीएमआर रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, कुछ लोग डिक्टेटरशिप चाहते थे, तो मतलब सोसाइटी में भी बहुत सारी दिक्कतें थी ओवरऑल। तो इन सभी दिक्कतों के चलते पूरा जो सीन है वो सेटअप हुआ हिटलर के लिए कि जो हिटलर है वो आसानी से इन सभी चीजों के चलते पावर में आ पाया। Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. हिटलर का जन्म जो है वो 1889 में हुआ था और ऑस्ट्रिया में हुआ था। हिटलर जो है उनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में बीता था, बहुत ही अच्छी जो जिंदगी है बचपन में उन्होंने नहीं जी थी। When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as a messenger in the front. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम पे हिटलर ने आर्मी में एनरोल कर दिया था, और आर्मी में एनरोल करने के बाद जो हिटलर हैं उन्हें मैसेंजर का काम मिला था कि एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेजेस पहुंचाना, आर्मी के जो संदेश हैं वो पहुंचाना। बिकेम अ कॉर्पोरल, उसके बाद जो हिटलर हैं वो कॉर्पोरल बन गए, मतलब कि आर्मी या एयरफोर्स वगैरह में जो नीचे की रैंक्स होती हैं, जो लोअर रैंक्स होती हैं, सैनिक सिपाही एक तरीके से वो बन गए। एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्योंकि उनका काम बहुत अच्छा था, उन्होंने काफी अच्छे से काम किया था जर्मनी के लिए, तो इसलिए उन्हें अपनी बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए मेडल्स भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्साइज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया तो उसके बाद हिटलर जो है वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए, बहुत ही ज्यादा डर गए कि अब क्या होगा, मतलब जर्मनी इतने बुरे तरीके से हार गई, अब अलाइड हमारे साथ क्या करेंगे, तो वो बहुत डर गए थे, दुखी थे। और जब ये वर्सेस की ट्रीटी हुई तो जिससे कि पूरे जर्मनी के लोग बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शेम फील कर रहे थे, तो वैसे ही जो हिटलर हैं उन्हें भी सेम चीज़ फील हुई और इस बेइज्जती से उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, वो फ्यूरियस हो गए, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। In 1919 he joined a small group called the German Workers Party. 1919 में उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप था, एक कुछ लोगों का ग्रुप था जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी, एक तरीके से वर्कर्स की पार्टी थी, नाम से हम समझ सकते हैं। तो इस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन किया। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. और धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जो जर्मन वर्कर्स पार्टी को जो उन्होंने ज्वाइन की थी इसके वो लीडर बन गए। धीरे धीरे करके उन्होंने इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अपनी पकड़ जमा ली और इसका नाम बदल के, जर्मन वर्कर्स पार्टी से नाम बदल के क्या नाम रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, और ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी है इसी पार्टी को क्या बोला जाता है, नाजी पार्टी। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin and capture power. अब 1923 में हिटलर ने क्या सोचा कि वो बवेरिया पे अपना कंट्रोल कर लेंगे, सीज कर लेंगे कंट्रोल को, मतलब कि बवेरिया जो है वो जर्मनी में एक सिटी है, एक जगह है, और हिटलर ने ये प्लान किया था कि वो बवेरिया पे अपना जो कंट्रोल है वो कर लेंगे और उसके बाद वो बर्लिन जाएंगे और वहां पे पावर को कंट्रोल करेंगे। अब बर्लिन जो है वो जर्मनी की कैपिटल है, बर्लिन पे कब्जा कर लेना मतलब एक तरीके से पूरे जर्मनी पे कब्जा कर लेना,
पूरे जर्मनी को अपने कंट्रोल में कर लेना। तो ये उनका प्लान था। ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रियसन एंड लेटर रिलीज्ड। बट ये जो उनका प्लान था कि वो इस तरीके से बवेरिया पे कंट्रोल करेंगे, बर्लिन पे कैप्चर कर लेंगे, तो ये जो प्लान है वो नाकाम रहा, वो फेल हो गए। और इसके बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया, और अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर ट्रियसन का केस चला। ट्रियसन मतलब एक तरीके से देशद्रोह का काम, इल्ज़ाम जो है कि उन्होंने गद्दारी की है, देश के साथ देशद्रोह किया है, तो इस चीज़ का इल्ज़ाम उन पे लगा और उसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, रिहा कर दिया। The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. But 1930s के शुरू तक भी जो नाजीज हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों की सपोर्ट नहीं जुटा पा रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोग उन्हें उस टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकेम अ मास मूवमेंट। और जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस टाइम पे जो नाजीज हैं उन्हें एक तरीके से मौका मिला कि वो एक बड़ी पार्टी के रूप में निकल के आए और उन्होंने एक बड़े लेवल पे मूवमेंट चलाई। और नाजिज्म जो है वो एक तरीके से मास मूवमेंट बन गया, मतलब बहुत सारे लोग जो हैं अब वो नाजिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened and destitution. So, हमने पहले ही देखा था कि जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उसके बाद जो है बैंक्स वगैरह पूरे कोलैप्स कर चुके थे, बिजनेसेस जो भी व्यापार थे बंद हो रहे थे, लोगों की दुकानें वगैरह सब बंद हो रही थी, सारे रोजगार जो है वो बंद हो रहे थे, लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जॉब जा चुकी थी। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पेंशनर्स लोग हैं, उन्हें भी डर लग रहा था, उनकी सेविंग्स कम हो रही थी और उन्हें अब डेस्टिट्यूशन का डर था। डेस्टिट्यूशन मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा गरीबी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वो बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएंगे क्योंकि जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है। तो उनको लग रहा था, उनको ये डर था कि हम कहीं बहुत ज़्यादा गरीब ना हो जाएं। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्टर्ड होप्स फॉर अ बेटर फ्यूचर। अब इतनी बुरी सिचुएशन में जो नाजी प्रोपेगेंडा है वो एक तरीके से लोगों के बीच में उम्मीद जगा देगा। प्रोपेगेंडा मतलब जब कुछ सेट ऑफ आइडियाज को या कुछ मैसेजेस को कोई लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि उन आइडियाज से, उन मैसेजेस से लोगों को वो अफेक्ट कर सके, लोगों को अपने तरीके से ढाल सके या अपनी सोच से वो उनको प्रभावित कर सके। तो प्रोपेगेंडा मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन ऑफ द पीपल। कुछ तरीके के ऐसे मैसेजेस होते हैं, कुछ ऐसे एक तरीके से आइडियाज होते हैं जो कि कोई पर्सन पर्टिकुलरली लोगों के आइडियाज को, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता है, लोगों को प्रभावित करना चाहता है। तो इस तरीके से जब हम मैसेजेस वगैरह डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाते हैं, उन मैसेजेस को क्या कहते हैं, प्रोपेगेंडा। अब ये जो मैसेजेस हैं वो लोग पोस्टर्स के थ्रू पहुंचाते हैं, फिल्म, स्पीचेस, इन सब के थ्रू जो है लोग इन मैसेजेस को पहुंचाते हैं। और इन मैसेजेस का एम क्या होता है कि वो लोगों को अफेक्ट कर सके, उनको इन्फ्लुएंस कर सके। सो इस टाइम पे जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो काफ़ी ज़्यादा कारगर इन लोगों के लिए साबित हुआ, नाजी पार्टी के लिए, क्योंकि इससे क्या हुआ, इस टाइम पे, डिप्रेशन के टाइम पे, लोग जो हैं उनके अंदर अब उम्मीद जग गई थी नाजी प्रोपेगेंडा की वजह से कि अब उन्हें अच्छा फ्यूचर जो है वो मिल सकता है। In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in Reichstag. 1928 में जब इलेक्शंस हुए थे तो नाजी पार्टी को मुश्किल से 2.6% वोट जो है वो रिश्टैग में मिले थे। रिश्टैग जो है वो जर्मन की पार्लियामेंट है। जैसे हमने रशियन रेवोल्यूशन में डूमा पढ़ा था या फिर जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेशनल असेंबली पढ़ा था, तो इस तरीके से जर्मन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम रिश्टैग है। अब रिश्टैग में के लिए जब इलेक्शंस हुए तो नाजी पार्टी को 1928 में मुश्किल से 2.6% वोट जो है वो मिल पाए। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विद 37% वोट्स। बट 4-5 सालों में ही जो नाजी पार्टी है वो इतनी ज़्यादा सपोर्ट उसे मिलने लग गई कि अब जो इलेक्शंस हुए थे उसमें नाजी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, 37% वोट जो है वो नाजी पार्टी को मिले, तो लार्जेस्ट पार्टी वो बन गई। हिटलर वॉज ए पावरफुल स्पीकर। अब नाजी पार्टी को लीड कौन कर रहा था, हिटलर। और हिटलर जो है वो हर जगह अपने स्पीचेस दे रहा था और हिटलर जो है वो काफ़ी अच्छा था स्पीचेस देने में या फिर अपनी बात को रखने में, बहुत ही पावरफुल स्पीकर था, ऐसे स्पीच देता था कि लोग बहुत जल्दी उससे प्रभावित हो जाते थे। हिज पैशन एंड हिज वर्ड्स मूव्ड पीपल। उनका जो पैशन था, जिस तरीके से वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे थे, जिस तरीके से वो अपने आइडियाज को रख रहे थे कि फ्यूचर में जर्मनी ऐसा होगा, उनकी बातों से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए।
He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. अब आपको यहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना होगा कि उसने लोगों को क्या प्रॉमिस किया कि वो जर्मनी को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और ताकतवर देश बनाएगा, अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सेस ट्रीटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये वर्सेस की ट्रीटी हुई थी, उसमें जो जर्मनी के साथ इनजस्टिस हुआ था, जो अन्याय हुआ था, जो ह्यूमिलिएशन हुई थी, उसको वो अंडू करेगा, मतलब कि उसका बदला लेगा एक तरीके से। और जो ह्यूमिलिएशन जो हुई थी लोगों की, जो एक तरीके से इज्जत चली गई थी जर्मन के लोगों की, वो भी वो लोगों को वापस दिलाएगा। जो उनकी डिग्निटी है, जो उनकी इज्जत है, वो जर्मन के लोगों को वापस दिलाएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से ही जो हिटलर है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि किस तरीके से जर्मनी हारा, और उसके बाद जो वर्सेस की ट्रीटी हुई उससे तो और ज्यादा गुस्सा हो गया। He promised employment for those looking for work. उन्होंने ये बोला कि जो भी लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं, मतलब इस डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए थे, तो उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलाएंगे। जितने भी लोग काम के लिए देख रहे हैं, कि जितने भी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जॉब मिले, उन सबको वो जॉब दिलाएंगे। एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और यूथ को एक सिक्योर फ्यूचर देंगे। सिक्योर फ्यूचर कैसे होगा यूथ का? जब उसको स्किल मिलेगी, जब उसको एजुकेशन मिलेगी। तो इस तरीके से यूथ के भविष्य को भी सिक्योर करने की बात की। He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. तो फिर हिटलर ने क्या बोला कि जितनी भी फॉरेन इन्फ्लुएंसेस हैं, मतलब कि जो जर्मनी है वो आसपास के देशों से, या जो दूसरे देश हैं जर्मनी के साथ साथ जो दूसरे देश लगे हुए हैं, पोलैंड, फ्रांस और यूएसए जैसे देश, तो मतलब जो जिन भी देशों का अफेक्ट जर्मन के ऊपर पड़ रहा था, तो हिटलर ने कहा कि इन फॉरेन इन्फ्लुएंसेस को मैं हटाऊंगा। जर्मनी के ऊपर किसी भी देश का, किसी भी फॉरेन कंट्री का इन्फ्लुएंस इस तरीके से नहीं होगा। और जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज जर्मनी के अगेंस्ट हो रही हैं, उनको भी खत्म करेंगे, उनका भी विरोध करेंगे। कॉन्स्पिरेसी मतलब एक तरीके से जो साजिशें हो रही हैं जर्मनी के खिलाफ, उनका भी विरोध करेंगे। हिटलर डिवाइज्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। अब हिटलर ने एक नया तरीका निकाला पॉलिटिक्स करने का, मतलब कि राजनीति करने का एक नया तरीका निकाला। He understood the significance of ritual and spectacle in mass mobilization. तो हिटलर को अब ये समझ आ गया था कि जब कोई पर्टिकुलर रिचुअल करते हैं और जब बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों को जुटाकर, लोगों को इकट्ठा कर कर बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखाते हैं, कुछ ऐसी चीज दिखाते हैं जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ कुछ हो रहा है, तो ये सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है। मतलब कि जब एक साथ भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और कोई मान लो देशभक्ति गाना चलाया जा रहा है और उस पर लोग डांस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो इस तरीके से कुछ रिचुअल्स जो हैं वो हिटलर ने बनाई, कुछ स्पेक्टिकल्स, मतलब सुंदर सा या बहुत ही हैरान कर देने वाला नज़ारा जो है, ये सारी चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की। और उनको इस चीज़ की कीमत समझ आ गई थी कि लोग इन सब चीज़ों से, रिचुअल से, स्पेक्टिकल्स से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. अब नाजीज जो है, मतलब कि ये जो पार्टी थी हिटलर की, इन्होंने क्या करना शुरू किया कि बहुत बड़ी बड़ी रैलीज निकालते थे, बहुत बड़े लेवल पे पब्लिक मीटिंग्स करते थे, लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग्स करते थे, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हिटलर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली हुई है, कितने ज़्यादा लोग हिटलर को सपोर्ट करते हैं। मान लो कुछ लोग हिटलर को नहीं भी सपोर्ट कर रहे, तो जब वो देखेंगे कि इतनी सारी भीड़ हिटलर के पीछे है, इतनी सारे लोग जो है वो हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो लोग भी सोचेंगे कि हम भी इनको सपोर्ट करने लगते हैं। और इतनी ज़्यादा भीड़ देख के लोगों को क्या आएगा कि हाँ सब एक साथ हैं, सेंस ऑफ यूनिटी आएगी, सबको एकता का एहसास होगा। तो ये सारी चीज़ों का एक तरीके से सहारा लिया, इन डेमोन्स्ट्रेशंस का, पब्लिक मीटिंग्स का, रैलीज का सहारा लिया अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करने के लिए। The red banners with the swastika, the Nazi salute, and ritualized rounds of applause after the speeches were all part of his spectacle of power. तो क्या होता था कि हिटलर ने अपने कुछ साइंस बनाए थे, कुछ जो रिचुअल्स हैं वो सब क्रिएट किए थे, ताकि उन चीज़ों को नाजीज से जोड़ दिया जाए, और जब भी वो साइन देखें, जब भी वैसा कुछ दिखे लोगों को, तो लोगों के दिमाग में नाजीज आए। जैसे हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी देखा था कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे साइंस जो है उनका इस्तेमाल किया गया था, पॉलिटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया था, एक रेड कैप थी, जंजीरें थी, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके लोगों को और ज़्यादा बेटर कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। इसी तरीके से
यहाँ पे भी हमने देखा कि जो हिटलर है उसने इसी तरीके से कुछ साइंस लिए, अपने कुछ नई नई चीजें इजाद की। ताली बजाने का तरीका हो गया, सैल्यूट हो गया कि नाजी सैल्यूट करेंगे वो इस तरीके से करेंगे, तो कोई पर्टिकुलर तरीके से सैल्यूट करा कि नाजी सैल्यूट ऐसा होता है, नाजीज में जो तालियां हैं वो इस तरीके से बजती हैं। तो उन्होंने ये सारे रिचुअल्स जो हैं वो स्टार्ट किए ताकि वो अपने पावर को और ज्यादा बेटर तरीके से लोगों को दिखा सके। और यहाँ पे उन्होंने बोला कि रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, तो आपने देखा होगा नाजी सिंबल इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखा है स्वास्तिका, बट स्वास्तिका जो है वो ज्यादातर यूज होता है या फिर ज्यादा कनेक्टेड है इंडियन रिलीजन्स के साथ, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या फिर जो इस तरीके के रिलीजन्स हैं उनके साथ वो कनेक्टेड है, और एक अच्छे सेंस में यूज किया जाता है स्वास्तिका कि गुड लक आएगा, ब्लेसिंग्स आएंगी, उस चीज से कनेक्ट किया जाता है। ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड जो होगा नाजीज के सिंबल के लिए वो होगा हेकन क्रूज। तो जो नाजीज हैं वो इसको स्वास्तिका नहीं बोलते थे, वो इसको हेकन क्रूज बोलते थे। तो यहाँ पे स्वास्तिका जो एक तरीके से गलत वर्ड है, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड इस चीज के लिए होगा नाजीज के सिंबल के लिए हेकन क्रूज, राइट। तो इस तरीके से उसने सिंबल्स बनाए, नाजी सैल्यूट बनाए, रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अप्लॉज की जैसे ही किसी नाजी पार्टी के पर्सन का स्पीच खत्म होगा तो वैसे ही एक पर्टिकुलर तरीके से तालियां जो है वो बजाई जाएंगी। तो अपने कुछ सिंबल्स जो हैं वो तैयार किए जो कि इनकी पावर को शो कर सकें। नाजी प्रोपेगेंडा skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress। अब नाजी का जो प्रोपेगेंडा था वो बहुत ही अच्छे से कामयाब रहा था ये शो करने के लिए कि हिटलर जो है वो एक मसीहा है, लोगों को बचाने वाला है, लोगों का सेवियर है, उनको सारी दिक्कतों से बचाएगा। एज समवन हु हैड अराइव्ड टू डिलीवर पीपल फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस, एक ऐसे पर्सन की तरह हिटलर को शो किया गया कि वो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा पर्सन है जो कि लोगों को जितनी भी उनकी दिक्कतें हैं उनसे दूर करवा देगा, लोगों की दिक्कतें सारी खत्म हो जाएंगी। It is an image that captured the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis। अब इस टाइम पे क्या हो रहा था कि लोग ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, लोग वर्सेस जो ट्रीटी ऑफ वर्सेस है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड महसूस कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में लोगों की इमेजिनेशन कैप्चर हुई, मतलब लोग अब सपने देखने लगे एक तरीके से कि उनका फ्यूचर बहुत मस्त होगा अगर हिटलर को उन्होंने सपोर्ट किया। तो हिटलर ने जितनी भी चीज़ें कही हैं कि जॉब अच्छी होगी, लोगों को जॉब मिलेगी, यूथ का फ्यूचर अच्छा होगा, उनकी जो खोई हुई इज्जत है वो वापस आएगी, ट्रीटी ऑफ वर्सेस का बदला लिया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों को सोच सोच के लोगों को बहुत ही अच्छा लगने लगा और लोग हिटलर को सपोर्ट करने लग गए। लोग अब इन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि अब फ्यूचर का जो जर्मनी है वो कैसा होगा। और इस टाइम पे ये लोग जो है वो और ज़्यादा प्रभावित इसलिए हो गए और ज़्यादा आसानी से हिटलर की तरफ इसलिए खिंचे चले आए क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत परेशान थे। ये लोग ऐसे टाइम पे जी रहे थे जहाँ पे इनकी जो सेंस ऑफ डिग्निटी एंड प्राइड है, जो इनके अंदर आत्मविश्वास था या जो इनके अंदर इनकी रिस्पेक्ट थी, इनका स्वाभिमान था, वो सब अब खत्म हो चुका था। ये लोग एक ऐसे टाइम पे जी रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ रखा था, खाने के लाले पड़े हुए थे, लोगों के पास जॉब नहीं थी और पॉलिटिकल क्राइसिस हो रखा था। जो गवर्नमेंट थी, जो वीएमआर रिपब्लिक है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक गवर्नमेंट थी। तो इस सिचुएशन में लोगों को सबसे बढ़िया हिटलर लगा। लोगों को ये लगा कि हाँ भाई, हिटलर जो भी कह रहा है वो ला देगा और बहुत अच्छा फ्यूचर होगा अगर हम हिटलर को सपोर्ट कर देंगे। इस तरीके से जो हिटलर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बना। हमने जो हेडिंग पढ़ी थी कि हिटलर्स राइज टू पावर, तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से धीरे धीरे करके एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हिटलर ने ज्वाइन की थी और धीरे धीरे करके उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा हिटलर ने बना दिया और पूरे जर्मनी पे कंट्रोल करने की वो सोचने लगे।